अस्सलाम वालेकुम जी। एडवांस काउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग IFRS 16 लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन आज है जी 13, बुक में है क्वेश्चन 13, DML के नाम से है। अच्छा सवाल है, विंटर 2018 का है। ठीक है जी। जी रिक्वायरमेंट क्या है जी? डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ ROUA एंड लीज लायबिलिटी एज एट 31, 15, 16 एंड 17 एंड रिकनसाइल द ओपनिंग बैलेंस विद द क्लोजिंग बैलेंस। वो कहता है 31, 15, 16, 17 का क्लोजिंग बैलेंस बताना है। क्लोजिंग बैलेंस बताने का पता क्या मतलब है? क्लोजिंग बैलेंस बताने का बेटा ये मतलब है कि आपने हर साल के क्लोजिंग बैलेंस बताने हैं, लेकिन अगर वो लिख देता ना सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस बताने तो ये सवाल बहुत आसान हो जाता। उसने कहा क्लोजिंग बैलेंस भी बताने हैं और साथ साथ ये भी बताना है कि ओपनिंग क्लोजिंग कैसे बना, मतलब मूवमेंट बतानी है। अगर आपको याद हो तो एक आधा सवाल लास्ट लेक्चर में मैंने एक आधा सवाल सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो। उसमें मैंने एक मूवमेंट बनाई थी स्केड्यूल के साथ साथ, अगर आपको याद हो। ROUA का भी लेजर बनाया था पूरा और लीज लायबिलिटी का बनाया था। उसके मकसद यही था कि इस तरह के सवालों को डील किया जा सके। मैंने मेंशन भी किया था कि नेक्स्ट सवाल में आपको पता चल जाएगा। वो बैडमिंटन लिमिट वाला सवाल था। इस सवाल में क्या है जी? इस सवाल में दो चीज़ें हैं, एक रीअसेसमेंट है और एक लीज मॉडिफिकेशन। ये देखें बेटा, यही हमारा आंसर है जो मैं बना रहा हूँ। ये हमारा आंसर है, ROUA और लीज लायबिलिटी। आई कैप को ना अब इस तरह के सवाल पसंद है। एक रीअसेसमेंट कर दी, एक सब लीज कर दी, कुछ दिन बाद एक रीअसेसमेंट कर दी, फिर लीज मॉडिफिकेशन कर दी, एक रीअसेसमेंट कर दी, या एक लीज मॉडिफिकेशन कर दी, फिर सब लीज कर दी। ठीक है, तो आपके सामने हम सारे पार्ट्स पर सॉल्व करें ताकि हम हर तरह का एवेन्यू क्या कर सकें, कवर कर सकें। जी ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा और इधर मैं इसकी नरेशन वगैरह लिखता जाऊंगा। ठीक है, चलें अगर क्वेश्चन हम देख लें, ध्यान भी इधर कीजिएगा। जी यकम जनवरी 15 को लीज पे लिया बुलान लिमिटेड से। नॉन कैंसिल पीरियड 7 साल था, 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते थे, तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसका मतलब है 10 साल का होगा तो एसेट लेसी के पास ही रहेगा। लीज इंस्टॉलमेंट एडवांस में है। पहली 7 इंस्टॉलमेंट 80 रुपये की हैं, अगली 3 70 रुपये की हैं, 15 रुपये IDC पे की है। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ये कम 15 को 8% है। यूजफुल लाइफ 12 साल है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो याद रखना है यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ, दोनों सेम है। यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ दोनों में से कोई एक बताई हो तो दोनों सेम होती हैं। कमेंसमेंट डेट ऑफ लीज पे DML रिज्यूम सर्टेन था कि वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। हाउएवर आफ्टर 1 ईयर, 1 साल गुजरने के बाद ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई, अंदाज़ा बदला और उसने कहा जी ये जो मॉडल है पॉपुलर नहीं है। देयरफॉर 2016 में DML ने कंक्लूड किया कि ये रिज्यूम सर्टेन नहीं है और वो क्या करेगा, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। DML का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यकम जून 16 पे 9% है। ये यकम जून 16 की डेट इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट बताने का मतलब यही है कि ये रीअसेसमेंट इस दिन हो रही है। रीअसेसमेंट कब हो रही है? यकम जनवरी 2016। मैं इस पर भी आपको ना कुछ गाइडेंस दूंगा इस पर। वैसे तो यहाँ पे डेट भी लिख दिया उसने,
लेकिन मैं कुछ गाइडेंस आपको दूंगा अभी रीअसेसमेंट के बारे में। ये आपको फ़ायदा तब होगा जब आप सारे सवाल कर लेंगे, हर तरह के सवाल आपके सामने होंगे, तो आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि ऐसे होगा तो ऐसे करना है, वैसे होगा तो वैसे करना है। अच्छा जी, एक और साल गुजरा तो अब उससे बेटा 2016 में जो हो रहा है वो रीअसेसमेंट है, और 2017 में जो होने लगा है उन्होंने री निगोशिएट किया और कॉन्ट्रैक्ट अमेंड हो गया। 1 जनवरी 17 डेट गिवन है, 7 साल से 5 साल हो गया। तो विद द सेम एनुअल पेमेंट्स इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट कितना है? 10%। ठीक है बेटा, तो सिनेरियो क्या है? पहले रीअसेसमेंट है 2016 में, फिर 17 में लीज मॉडिफिकेशन है। सवाल शुरू करते हैं बेटा। पहले जब हम सवाल करेंगे तो हम रीअसेसमेंट का सोच के करेंगे, और रीअसेसमेंट का एक केस नंबर बी बनता है मेरे असूलों के मुताबिक। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, ज़रा वर्किंग करते हैं, इधर यहाँ से शुरू करते हैं। वर्किंग नंबर 1, मैं 1 जनवरी से पता करने लगा हूँ राइट टू यूज एसेट एंड लीज लायबिलिटी का बैलेंस। दोनों का बेटा कितने रुपए था देखिएगा? 80 रुपये पहले है जी। केस सॉरी माजर जी, केस ए बनता, सॉरी केस ए। मैंने असल में अभी क्लास शुरू से पहले एक सवाल देखा है, उसमें केस बी था असल में, तो मैंने गलती से बोल दी है, केस ए है, सॉरी लीज टर्म वाला केस ए है। तो रीअसेसमेंट का केस ए है। मैं असल में एक सवाल देख रहा था अभी क्लास से पहले सीपीआई वाला, तो वो केस भी है, वो भी करवाता हूँ आपको इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में। तो जी रीअसेसमेंट का बेटा केस नंबर ए है, लीज टर्म चेंज हो रही है। तो दोनों की वर्किंग करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं पता करूंगा पीवी ऑफ लीज पेमेंट, एलपीएस। बेटा लीज पेमेंट क्या देखिएगा, 80 रुपये एडवांस में है ना, प्लीज गौर कीजिएगा। 80 रुपये कितनी? 7। तो रेट बताइएगा? 8% -7 6 जी जी बताएं जी। 2 449.83 449.83। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई, अगली 3 पेमेंट्स हुई हैं, प्लीज समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको इसका बेटा पैटर्न बता दूं, देखिएगा। 1 जनवरी क्या था? 15। देखिएगा 1 जनवरी 16, 17, 18, 19, 20, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बना लेंगे 21। ये 7 पेमेंट बनती हैं अभी, 80 की है ना। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब प्लीज समझिएगा, यहाँ से जो अगली पेमेंट होनी है 1 जनवरी 22, वो कितनी है जी? 70। फिर 1 जनवरी 23, फिर 1 जनवरी 24। ये लें जी, ऐसी है जी, ये 10 पेमेंट होगी, देख लें। 22 23 24। बेटा ये तो इसका आंसर आ गया। अब इसका आंसर क्या आएगा देखिएगा। बेटा एडवांस में ही है ना, एडवांस में है ना। अब एडवांस के एतबार से चलो, कितनी? 70 प्लस, मैं यहाँ खड़ा हूँ, प्लीज समझिएगा, एडवांस में ना 70 प्लस 70 इंटू 1 - 1.08 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.08। बेटा ये जो आंसर आएगा आपको पता है, अभी आंसर ना मुझे बताइएगा, ये जो आंसर आएगा आपको पता है? जस्ट स्टार्टेड। ये जो आंसर आएगा, ये आंसर आपको पता है क्या होगा? ये आपका, मैंने आपको बताया हुआ है, जो एन्युटी फैक्टर का जो आंसर होता है ना, वो प्रेजेंट वैल्यू उस दिन की होती है, उस साल की होती है, उस साल के शुरू की पीवी होती है जिस साल पहली पेमेंट हो रही होती है। बेटा पहली पेमेंट 2022 में हो रही है ना, तो ये 22 के शुरू की पीवी है, क्योंकि शुरू में पेमेंट हो रही है, मल्टीप्लाई बाय बेटा यहाँ की है, कितने साल डिस्काउंट करना पड़ेगा?
अगर हम यहाँ आना चाहते हैं 7 ईयर डिस्काउंट करना पड़ेगा, 7 ईयर्स बनेंगे ना, इंटू 1.08 की पावर -7। पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद जी 68 टोटल कितना 5 1। जी ये आंसर आ गया जी इनिशियल बैलेंस लीज लायबिलिटी का। इनिशियल बैलेंस ROUA का कैसे आएगा, 563.51 जमा 15 578.51। जी बेटा इनिशियल बैलेंस आ गया। देखो हमें ये काम भी करना है, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट का हिस्सा है, हमें 15 की भी मूवमेंट बनानी है। 1 जनवरी 15 इनिशियल बैलेंस कितना आ जाएगा 578.51 563.51। ठीक है जी। लीज शेड्यूल बना लेते हैं, क्वेश्चन कंट्रोल में रहेगा। अगर आपको इसमें महारत हो जाए अगर, तो फिर लीज शेड्यूल बनाए बगैर भी ऐसे चल सकते हैं। मेरी सजेशन है कि जब तक महारत ना हो लीज शेड्यूल बनाइएगा। लीज शेड्यूल याद रखिएगा, बैलेंस शीट का बैलेंस एक अलग चीज है, लीज शेड्यूल का बैलेंस एक अलग चीज है। सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कितने %? जी शुरू करते हैं जी। 563.51 जी। क्या डेट आएगी इधर 1 जनवरी 15। जी पहले पेमेंट होगी ना, कितने 80 483.51। इधर आ जाए बेटा, प्रॉपर लिखना आपको। 1 जनवरी 15 पे क्या हो गई पेमेंट इनिशियल। बेटा ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा है, पेमेंट इधर आएगी ना, कितनी 80। उसके बाद क्या होगा 2015 में दो काम होंगे, डेप्रिसिएशन / FC फाइनेंस कॉस्ट। जी डेप्शन कितनी आएगी, कितने साल पे करेंगे बेटा, ख्याल रखना है छोटे छोटे असूल लग रहे हैं सवाल में। चूंकि लेसी को लगता है कि वो एक्सटेंड करेगा तो क्या होगा, इसका मतलब है गलत, इसका मतलब है कि लीज टर्म जब खत्म होगी उसके बाद एसेट लेसी के पास रहेगा। मेरे एक्सपीरियंस से ना सीखना है आप लोगों ने। मैं आपको बड़ा क्लियरली मैंने बताया कि डेप्शन कितनी चार्ज करनी है, ये किस सवाल पे डिपेंड करता है कि एसेट लेसी के पास रहेगा कि वापस जाएगा। ये जवाब ढूंढना है आपने, और कुछ नहीं ढूंढना पहले, उसके बाद खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा आपको। अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा लिखा हुआ सवाल में, तो एसेट लेसी के पास रहेगा, ऑनरशिप टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी तो उसको लगता है ना कि वो 3 साल एक्सटेंड करेगा, तो इसका मतलब क्या है, एसेट लेसी के पास रहेगा। तो यूजफुल लाइफ नीचे लिखी हुई है 12 साल। ठीक है, लीज टर्म बनती है 10 साल, यूजफुल लाइफ बनती है 12 साल। और अगर
लेसी के पास एसेट रहेगा तो हम यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है जी, इनिशियल वैल्यू माइनस रिजल्ट वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ जी। तो यहाँ पे क्या बनेगा जी, 578.51 डिवाइडेड बाय 12, 48.21। और यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, स्केड्यूल में इंटरेस्ट अगले साल आएगा, स्केड्यूल के मुताबिक इंटरेस्ट अगले साल पे होगा ना, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अभी अक्रू करना पड़ेगा। पता है ना इस बात का, पता है ना एक्सपेंस अक्रू करना होता है या इनकम अक्रू करनी होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो कितनी इनकम अक्रू होगी। अगर मैं ऐसे कर लूँ, ये देखो प्लीज, 563.51 माइनस 80, ऐसे ही होगा ना बेटा बैलेंस, ये बैलेंस पे लगेगा ना इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 8% जी। वही है, लेकिन जी मैंने बेटा उधर लिखा है, बताता हूँ मस्से मिसाल बताता हूँ बेटा, अभी 38 पॉइंट, अभी मस्से मिसाल बताता हूँ 38.68। बेटा स्केड्यूल में वही रहेगा, ठीक है जी। जी जी 522.19 बेटा 2015 का आंसर तो कंप्लीट हो गया। चले आगे, अब बड़ी है बात सुनिएगा जरा प्लीज, बड़ा केयरफुली सवाल को सॉल्व करना है। कुछ मैंने बातें सिखानी है आपको जो आई के सवालों में मसले मसाइल होते हैं। बेटा अभी मैं सवाल की बात नहीं कर रहा मैं, बेटा रीअसेसमेंट ज़रा सुनिएगा। रीअसेसमेंट बेटा किस डेट पे करनी है, पहला सवाल। रीअसेसमेंट मैं रूल बता रहा हूँ बेटा, रूल सीखना है मुझसे। रीअसेसमेंट कब करनी है? पहली बात, अगर सवाल में डेट लिख दी गई है कि इस दिन रीअसेसमेंट हो रही है, जैसे मैंने एक सवाल कराया था, वो मैंने बनाया हुआ है बुक से, वो सीपीआई के बारे में था। उसमें मुझे याद है लिखा हुआ था कि 1 जनवरी की कोई डेट लिखी हुई थी, तो मैंने कहा था 1 जनवरी पे ही रीअसेसमेंट होगी। ठीक है, तो रीअसेसमेंट किस दिन होगी? अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन है तो बेटा उसी डेट पे होगी। अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन है तो उसी डेट पे होगी। ठीक है, इस सवाल में बेटा अगर टेक्निकली मैं बात करूँ तो डेट मेंशन है, वो डेट है जनवरी 2016। कैसे पता चला? उसने सवाल में ना उस दिन का इंक्रीमेंटल बोरिंग डेट दिया हुआ है, तो वहाँ से पता चला। ठीक है, तो अभी मैं रूल बता रहा हूँ। रीअसेसमेंट बेटा किस दिन करनी है? किस दिन करनी है? अगर डेट लिखी हुई है तो उस दिन रीअसेसमेंट होगी। अगर डेट लिखी हुई है तो उस दिन रीअसेसमेंट होगी। ठीक है, अब अगली बात, अगर रीअसेसमेंट हो रही है लेकिन वो डेट नहीं बता रहा, जैसे सीपीआई में हो सकता है कि वो डेट ना बता रहा, वो कह रहा हो बस सीपीआई चेंज हो गया है तो आप कर दो। ठीक है, या कोई भी सिनेरियो हो, अगर वो डेट खुद ना बताए तो बेटा रीअसेसमेंट पता है मैं भी लिखवाऊंगा प्रॉपर। तो पता है रीअसेसमेंट हम कब करेंगे? जिस साल का वो कह रहा है ना, उस साल की जब पेमेंट होगी ना, शुरू में भी हो सकती है और एंड में भी हो सकती है। जब पेमेंट होगी ना, पेमेंट करने के बाद बेटा रीअसेसमेंट करेंगे। ये बेटा रूल मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं इस सवाल में वापस आऊँगा। इस सवाल में मसला नहीं है, इस सवाल में डेट लिखी हुई है। ठीक है, तो लिखें ज़रा, एग्जाम पॉइंट बना के लिखें, बड़ी अहम बात है। जितने भी आज तक सवाल आए हुए हैं और मैंने बनाए हुए बुक में, वो सारे इसी असूलों पे चलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। रीअसेसमेंट किस दिन करनी है ये बता रहा हूँ। लिखे जी, रीअसेसमेंट अकाउंटिंग शैल बी परफॉर्म्ड ऑन द डेट मेंशन इन द क्वेश्चन।
full stop. Reassessment shall be performed on the date mentioned in the question, full stop. अगली बात, if reassessment date is specifically not mentioned, if reassessment date is specifically not mentioned, then reassessment accounting shall be done. Then reassessment accounting shall be done after the payment of that year. After the payment of that year. ब्रैकेट में लिख लें मे बी स्टार्ट और मे बी एंड. बेटा पेमेंट जो है वो एडवांस में भी हो सकती है और एरियर में भी हो सकती है. बेटा बस पेमेंट करेंगे और क्या करेंगे, उसके बाद रीअसेसमेंट करेंगे. वो साल के शुरू में भी हो सकती है, एंड पे भी हो सकती है. बेटा ये असूल है. डन हो गया. अब आते हैं इस सवाल में वापस. बेटा इस सवाल में ना डेट तो लिखी हुई है. इस सवाल में डेट तो लिखी हुई है. 1 जनवरी. तो बेटा इस सवाल में डेट वाला इशू नहीं है, डेट लिखी हुई है. अब अगली बात, अब पता है मसला क्या होगा. बेटा करनी तो रीअसेसमेंट 1 जनवरी को ही है, 2016 को. करनी तो रीअसेसमेंट 1 जनवरी को ही है, 2016 को. लेकिन पता है क्या सवाल आपके एज ए स्टूडेंट आपके ध्यान में आएगा. बेटा ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये पहले वाला पॉइंट एप्लीकेबल है, इस पे डेट लिखी हुई है. दूसरे वाले पॉइंट पे नहीं गौर करना, भी पहले वाले पे रहना है. अब डेट तो लिखी हुई है. रीअसेसमेंट तो रेहान भाई आवाज के साथ कब होनी है, 1 जनवरी 16 पे. अब आपके ध्यान में पता है क्या ख्याल आएगा, पहले पेमेंट करें कि पहले रीअसेसमेंट करें. पहले पेमेंट करें कि पहले रीअसेसमेंट. यकम जनवरी 16 पे पेमेंट होनी है ना, और उसी दिन रीअसेसमेंट है. तो पहले पेमेंट करें कि पहले रीअसेसमेंट करें. बेटा दूसरे वाला रूल एक अलग रूल है, पहले वाला रूल एक अलग रूल है. चाहे पेमेंट से पहले कर लें, मैं पहले वाले सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, डेट लिखी हुई है. चाहे पेमेंट रिकॉर्ड करने से पहले रीअसेसमेंट कर लें, चाहे पेमेंट रिकॉर्ड करने के बाद रीअसेसमेंट कर लें, बेटा आंसर सेम आता है. मैंने कैलकुलेट किया हुआ, मैं चेक करके बोल रहा हूँ. आपने जिसे करना हो कर लीजिएगा. पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे डेट लिखी हुई है. लेकिन मेरा सजेशन है, मैंने बुक में ना मुझे याद है जो बुक में भी सोल्यूशन आपको शायद नज़र आएगा, उसमें शायद मैंने पहले रीअसेसमेंट की हुई है, बाद में पेमेंट. ठीक है. लेकिन टू रिकनसाइल, चूँकि आंसर सेम आते हैं, तो मेरी सजेशन है आप लोगों से, मैंने जान के दूसरा वाला सोल्यूशन बनाया हुआ, क्लास में दूसरा करवा दूंगा ताकि दोनों मिल जाएंगे आपको. अब चूँकि लेकिन आपने तो एक फॉलो करना है, तो मेरी आपको सजेशन ये है कि आप पहले पेमेंट कर दें. उसमें मेरे ख्याल से आपके लिए आसानियाँ होंगी. क्या आसानियाँ होंगी, जब बेटा पेमेंट करोगे ना, तो पिछले साल वाला इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, वो तो पिछले साल का था ना, वो भी पे हो जाएगा. और जो आपका दूसरा वाला पॉइंट है उसके साथ भी ये बात क्या रहेगी, अलाइंड रहेगी, जहाँ पे डेट रीअसेसमेंट की मेंशन्ड ना हो. ठीक है. तो लिखें. अगर ये अब अलग बात है, लिखें जी. इफ रीअसेसमेंट डेट इज मेंशन्ड, ये अलग बात बोल रहा हूँ, ये पहले वाले पॉइंट से रिलेट करेगी. इफ रीअसेसमेंट डेट इज मेंशन्ड and on that date payment is also made, then first payment shall be counted for, and then reassessment accounting shall be performed. ठीक है. ब्रैकेट में लिख लें, alternate assumption may be taken.
alternate assumption may be taken. ठीक है जी, चले अब पहले पेमेंट कर दें, फिर कर दें 483.51। बेटा इंटरेस्ट तो वही आएगा ना, 30 कितना था, 680,442.19। ख्याल करना आपने, मैं इंडेक्स स्लो चाह रहा हूं ताकि मैं आपको बेहतरीन सिखा सकूं। इधर करें, क्योंकि अच्छा सीख लिया तो फिर आगे भी। अब इधर आ जाए, अभी रीअसेसमेंट अकाउंटिंग शुरू नहीं, अभी बैलेंस अपडेट हो रहा है 1 जनवरी 16। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, पेमेंट। अब प्लीज खुदारा ख्याल कीजिएगा, क्या ख्याल करना है भला। बेटा ये जो इंटरेस्ट है ना, ये पहली लायबिलिटी में ऐड हो चुका है, ये ना दोबारा ऐड कर दीजिएगा, ये ऐड हो चुका है जी। बस कितनी पेमेंट हो जाएगी, 80। कितना बैलेंस आ गया, ये तो ये रहेगा। ठीक है, डन। बेटा अब रीअसेसमेंट अकाउंटिंग करते हैं। क्या अकाउंटिंग करनी है रीअसेसमेंट की, क्या थे स्टेप। रीअसेसमेंट केस नंबर ए, स्टेप नंबर 1 डिटरमिन बैलेंस ऑफ ROU एंड लीज लायबिलिटी, डन। स्टेप नंबर 2 रीकम्प्यूट करेंगे लीज लायबिलिटी यूजिंग द रीअसेस्ड डेटा एंड यूजिंग द रिवाइज्ड रेट ऑन रीअसेसमेंट डेट। यार भाई डस्टर मंगवा देंगे तो शुक्रिया आपका, सारे काम मैंने करने हैं। किधर, सही है वो, ठीक, खराब है वैसे ही। चलो फिलहाल गुजारा करते हैं, मंगवा लेना थोड़ी देर बाद। एक सेकंड, कहाँ थे हम, किधर थे, इधर आ जाए, इधर। रिकम्प्यूट तो बड़ा आसान है, वो 3 साल वाली बात खत्म होगी। अब आज हम खड़े हैं 1 जनवरी 16 पे, और 1 जनवरी 16 वाली पेमेंट हो चुकी है। कितनी पेमेंट रहती है, 17, 18, 19, 20, 21, 5 पेमेंट 80 रुपए की। अच्छा अब 1 जनवरी 16 को तो कोई पेमेंट नहीं होनी ना, पहली पेमेंट कब होनी है, फर्स्ट पेमेंट कब होनी है, 1/1/17, मतलब आज से साल बाद होनी है ना बेटा। तो सिंपल कौन सा फैक्ट एन्युटी एरियर वाला फार्मूला लगेगा ना, क्योंकि पहली पेमेंट साल बाद होनी है, फिर 1 साल बाद होनी है, फिर 1 साल बाद होनी है, कितनी होनी है, 5 पेमेंट। ये कम 16 बजे तो हो चुकी हुई है। 1 - 1 पॉइंट क्या जी, 09 नया रेट -5। क्या चीज, क्या पीछे, क्या किधर, मुझे सब सवाल समझ नहीं आ रही। हाँ तो हाँ बताओ, हाँ दिन में 3 दफा, सुबह दोपहर शाम, एक बात बोलनी है अपने आप से, रिकॉर्डिंग करके रख लो और हैंड फ्री लगा के रिपीट पे सुनते जाओ। सबसे आसान तरीका है, क्या तरीका है, जब हम एन्युटी फैक्टर फॉलो करते हैं ना, तो उसमें जो सीरीज ऑफ पेमेंट, मैंने आज वैसे आपके आने से पहले भी बताया था, जब एन्युटी फैक्टर फॉलो करते हैं उसमें जब सीरीज ऑफ पेमेंट अप्लाई करते हैं, तो जो प्रेजेंट वैल्यू कहाँ से पता कब आता है, जब पहली पेमेंट होती है ना, उस पेमेंट से के शुरू में। ये पेमेंट वैसे तो ये कमी 17 पे हो रही है, पर टेक्निकली हमारी फैक्ट्री की वर्किंग में 1 साल बाद का मतलब 31 दिसंबर 16 पे हो रही है। तो जब भी पीवी निकलेगी, पीवी का आंसर कब आएगा, 1 जनवरी 16 पे। पीवी का आंसर आता है उस सीरीज ऑफ पेमेंट में जो पहली पेमेंट होती है उसके साल के शुरू में। तो ये भी क्या आंसर आ गया।
जैसे मैं अगर आपसे कहूँ सिंपल सिंपल मैं आपसे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ हम खड़े हैं 1 जनवरी 25 पे, और मैं कहता हूँ पहली पेमेंट होनी है 31 दिसंबर 25 पे, 100 रुपये की 10 पेमेंट होनी है। पहली पेमेंट इधर ही होनी है ना, और 10% ही रेट है। तो आप क्या करोगे, 100 रुपये 1 माइनस 1.1 की पावर -10, और मुझे आंसर बता दोगे 674 तकरीबन ही आता, देख लेना। आप मुझे आंसर बता दो, ये आंसर कब का आंसर है, ये करोगे ना बस। वन फोर 100 रुपये 10 साल 10%, 614, तो 14 कर लो भाई। बात सुनो, हेलो, आपकी पीवी है ये इस दिन की है। अब बताओ जी। 311.17 रिकम्प्यूटेड बैलेंस तैयार है। एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है, 442 पॉइंट डिक्रीज हो रहा है ना, कितने से कितना, ये ले जी बेटा। स्टेप नंबर 2, इसे कहते हैं लीज लायबिलिटी को रीमेजर करना, अपडेट करना। लीज लायबिलिटी कम तो एसेट भी कम। फर्स्ट जनवरी 16 मैं लिखूंगा लीज लायबिलिटी रीमेजर। अपडेट से बेहतर लफ्ज है रीमेजर। कितना, दोनों कितने से कम हो जाएंगे, 131.02, 131.02। जी बैलेंस कितना आ गया, ये लें जी। रीसेटलमेंट डन, बैलेंस अपडेट, एंट्री डन। सब्सीक्वेंटली क्या होगा, ये भी डेप्रिशिएट होगा और ये नए में नए रेट के मुताबिक चलेगा, नया रेट। क्या करेंगे आपको पता है तरीका, हम ऐसे करते हैं, ऐसे, ये स्केड्यूल खत्म, ठीक है। आसान तरीका क्या है, डेट BF A मल्टीप्लाई बाय 9%, C A प्लस B माइनस C जी। आप कितना आ जाएगा, 311.17 जी। अब प्लीज गौर करना, पता है यहाँ पे कैसे इसको मैनेज करना पड़ेगा। अब प्लीज सुनना जरा, अब प्लीज। पेमेंट कब होनी है, अब 1 जनवरी 17 को पेमेंट होनी है ना। अब मुझे, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि इस तरह के सवाल में क्या होगा, इस तरह के सवाल में पता क्या बेहतर रहेगा, इस तरह के सवाल में पता कि देखो ये तो मैं लिख चुका हूं ना, अब ये देखो यहां तक, अब मैं 17 ही लिखूंगा ना अगली, कि नहीं नहीं नहीं। अच्छा फिर ठीक बेटा, इस तरह के 80, इस अभी रुकना, इस तरह के सवाल में पता क्या होगा, इस तरह के सवाल में वो वाला बनाना बहुत फायदेमंद रहेगा। ये एडवांस वाले में मसला आता है, क्यों, मैंने एक दफा पहले जिक्र हुआ था, एडवांस वाले केस में ना स्केड्यूल का आंसर और बैलेंस शीट का आंसर लाजमी फ़र्क होता है, लेकिन एरियर वाले में फ़र्क हो सकता है। एरियर वाले में कब फ़र्क हो सकता है, जब आपका अकाउंटिंग ईयर कुछ और हो और आपके लीज एग्रीमेंट का ईयर कुछ और हो, ठीक है। तो अब इधर आए जरा, अब इस साल क्या होना है, इधर डेप्रिसिएशन स्लैश फाइनेंस कॉस्ट 31 दिसंबर 16, ये देखो डेप्शन कितनी आएगी। असल चीज जो बेटा आपने मुझसे सीखनी है ना, ये सवाल मैं क्यों करवा रहा हूँ, सारा मैं पढ़ा चुका हूँ, नया पढ़ा नहीं रहा, हैंडल करना सिखा रहा हूँ, सवाल हैंडल कैसे करना है, ठीक है। ये भी एक चीज सीखने वाली होती है।
399.28 डिवाइडेड बाय, बेटा अब जिंदगी बदल गई एसेट की, टोटल 7 साल लाइफ होगी अब देखो पहले 12 यूज किया था ना, क्योंकि एसेट लेसी के पास रहना था, लेकिन अब अगर वो इस ऑप्शन को एक्सटेंड नहीं करेगा तो एसेट लेसर के पास चला जाएगा, तो अब किस पे डेप्रिशिएट होगा, टोटल 7 साल पे, लेकिन 1 साल तो गुजर गया था, डिवाइडेड बाय 6, 66.55। बेटा इधर ध्यान पे इधर कीजिएगा, बेटा फाइनेंस कॉस्ट कितनी आएगी, बेटा इस बैलेंस पे फाइनेंस कॉस्ट बुक होगी, आप उधर से भी करेंगे तो बेटा ये आंसर बनेगा 311.17 मल्टीप्लाई बाय कितना रेट ऑफ 9%। बेटा सिर्फ स्केड्यूल बनाओगे ना तो बहुत गलतियां होंगी आपसे, प्लीज ऐसे ही करना है, जैसे मैं एज ए स्टूडेंट सॉल्व कर रहा हूँ तो वाली ऐसे ही करना है आपने, इसको रेप्लिकेट करना है मेरे तरीके को जी। कितना, हाँ 01, बेटा खत्म, ईयर एंड, बेटा ये इंटरेस्ट भी पे नहीं हुआ, अक्रू हुआ है ये नहीं, एडवांस वाले में मसला है 332 पॉइंट, कितने मार्क्स हैं सवाल के, अच्छे खासे मार्क्स होंगे, 17 नंबर है, 17 17 17 नहीं 17 पॉइंट। परेशानी की चीज नहीं यार, 6 नहीं 6 ही आएगा, कैसे बता बताओ सर। अच्छा बस मुझे पता है, मुझे इश्यू समझ आ गई है, मैं डॉक्टर हूँ ना, मसला समझो आप, इसे कह रहा हूँ एज ए स्टूडेंट याद रखना, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, ये कैफ का पॉइंट है, लेकिन जाहिर है सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम ज़रा सीखते रहते हैं, मैं खुद आज भी चीज़ें सीख रहा हूँ। तो होता क्या भला, कभी भी जब हम रिमेनिंग लाइफ देखते हैं ना बेटा, तो कभी डेट से नहीं देखते, जब भी डेट सोचोगे ना तो हमेशा आप 1 साल कम यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब डेप्शन साल के एंड पे रिकॉर्ड होती है ना, एक एसेट है उसकी यूथ लाइफ 10 साल है, पहले साल में की डेप्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय 9 क्यों नहीं कर रहे, 1 साल तो गुजर गया है, साल के एंड पे कर रहे हैं ना, तो 9 से क्यों डिवाइड नहीं कर रहे, उसकी वजह बोला क्या है, हम रिमेनिंग लाइफ यूज़ करते हैं जितने साल डेप्रिशिएट होना बाकी रहता है। 6 से क्यों डिवाइड किया है, एसर की टोटल लाइफ 7 ईयर थी ना, अब भी सिर्फ 16 डेप्रिशिएट हुआ है, सॉरी 15 डेप्रिशिएट हुआ है सिर्फ, अभी 16 तो होना है ना, होना है, इस 6 में 16 भी शामिल है, तो डिवाइड बाय 6। डेट तो ये डेप्शन तो ईयर एंड पे चार्ज होती है, लेकिन असूल क्या होता है बताऊं, ये नेट बुक वैल्यू साल के शुरू की है ना, जिस वक्त की नेट बुक वैल्यू होती है ना उस वक्त की रिमेनिंग लाइफ होती है, ये साल के शुरू की नेट बुक वैल्यू है, तो जिंदगी भी क्या होगी साल के शुरू में की, हाँ रिकॉर्ड एंट्री साल के एंड पे कर रहे हैं, बट डाटा तो साल के शुरू का है ना। तो असूल क्या है, जिस वक्त की नेट बुक वैल्यू उस वक्त की रिमेनिंग लाइफ, याद रहेगा। तो नेट बुक वैल्यू साल के शुरू की है ना, तो रिमेनिंग लाइफ भी कब की आएगी, साल के शुरू की आएगी। डन हो गया जी, आगे बढ़ते हैं जी। अभी 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 अगर रुक जाओ, पहले ही बड़े अगर चल रहे हैं, अभी सवाल क्या है पूछ लेना, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ चूंकि मुझे जवाब दूंगा तो सारा रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, सारा एंड पे लाजमी पूछना, इस सवाल के एंड पे। ये आंसर हो गया। अगेन अब हम आ गए लीज मॉडिफिकेशन। बेटा लीज मॉडिफिकेशन के लिए सेम वही रूल है, क्या रूल है, वही रूल है, चाहे बेटा पहले पेमेंट कर दो, मैंने चेक किया हुआ, चाहे बाद में चाहे पहले पेमेंट कर लो फिर लीज मॉडिफिकेशन की एंट्री कर दो, चाहे पहले लीज मॉडिफिकेशन कर दो फिर पेमेंट की एंट्री कर दो, बेटा आंसर सेम आता है। तो बेटा इस सिनेरियो में लीज मॉडिफिकेशन का भी वही रूल लिख लो। अगर सुन लो पहले, अगर लीज मॉडिफिकेशन वाले दिन पेमेंट भी हो रही है तो फर्स्ट पेमेंट देन लीज मॉडिफिकेशन, डन। लिखें जी, एग्जाम पॉइंट लिखें भाई, हमने तो ऐसे पढ़ाना है,
मैं तो हमेशा से कहता हूँ, मेरे पास जो क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं, आप चाहे आपके आर्टिकल ख़त्म हो चुके हैं, चाहे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या अपने आर्टिकल में ही बॉस बने हुए हैं, चाहे ठीक है मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑडिट कर रहे हैं, आप कर रहे होंगे, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। यहाँ पे आप मेरे स्टूडेंट हैं और आपने स्टूडेंट बन के पढ़ना है। जब तक आपने पेपर देने हैं स्टूडेंट बन के पढ़ेंगे, कभी फेल नहीं होंगे। बॉस नहीं बनना, वो बॉस क्लाइंट पे बस, जब क्लाइंट से वापस आए स्टूडेंट, ठीक है। वहाँ तो बॉस है ना भाई, हम हमारे क्लाइंट हमसे घबराता है तो हम बॉस हैं नहीं। चले एग्जाम पॉइंट लिखें जी। लिखें जी, इफ ऑन लीज मॉडिफिकेशन डेट पेमेंट इज आल्सो मेड, then first payment shall be recorded, then first payment shall be recorded, and then first payment shall be recorded, then lease modification accounting shall be done. Then lease modification accounting shall be done. ठीक है जी। चलें तो बेटा पहले पेमेंट कर दें। फिर बेटा आसानी क्या होगी इसमें कि इंटरेस्ट भी वही आ जाएगा, पेमेंट भी हो जाएगी। इंटरेस्ट कितना था वही कैलकुलेट कर तो वही आएगा। हाँ जी जी, आंसर 0। बेटा ये वही इंटरेस्ट है, ये देखो बेटा ये वही इंटरेस्ट है जो इधर अक्रू हो गया था, अब पे भी हो गया जी। कितना 0.18। बेटा इधर आ जाए, 1 जनवरी 17 क्या करेंगे जी, पेमेंट कितनी। बेटा ये इंटरेस्ट तो बेटा ऐड हो चुका है, ये नहीं दोबारा लिखना। पेमेंट 1 जनवरी 17 बैलेंस 332.73 259.18। बेटा आते हैं, याद करते हैं, ये है लीज मॉडिफिकेशन। अब बेटा आसान उसमें हम 2 सवाल कर रहे हैं। अब लीज मॉडिफिकेशन की वाली डेट आ गई है। स्टेप नंबर 1 क्या था, बैलेंस ROUA का और लीज लायबिलिटी का पता करना, कर लिया। स्टेप नंबर 1.1 क्या था, ये है लीज मॉडिफिकेशन लेसी और केस है B1 डिक्रीज इन स्कोप। डिक्रीज इन स्कोप किस वजह से, डिक्रीज इन लीज टर्म। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1.1 में पहले क्या पता करना पड़ेगा, स्कोप रिडक्शन पता करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टेप नंबर 1.1 मैं यहां पे लिखने लगा हूं, 1 जनवरी 17 स्कोप डिक्रीज। बेटा आपको पता है दोनों के स्कोप डिक्रीज पता करने के अपने अपने तरीके हैं। पहले एसेट का पता करते हैं। बेटा वो कदरे क्या है, आसान। अगर इधर इजाजत मिल जाए, जी ROUA। बेटा क्या फार्मूला था, एग्जिस्टिंग नेट बुक वैल्यू वो कितनी है 332.73 माइनस रिड्यूस्ड नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू रिडक्शन। ठीक है ना, रिडक्शन स्लैश डिक्रीज। बेटा ये इसका मतलब है रिडक्शन होने के बाद की नेट बुक वैल्यू। ये कैसे पता करेंगे, बेटा इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था, एग्जिस्टिंग नेट बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग के मुताबिक रिमेनिंग लाइफ वो कितनी बनती है 5 साल, मल्टीप्लाई बाय मॉडिफिकेशन के मुताबिक अब रिमेनिंग लाइफ कितनी बनती है 3। आंसर प्लीज। इस रिड्यूस नेट बुक वैल्यू का मतलब होता है रिडक्शन के बाद की नेट बुक वैल्यू।
19 जी, बेटा एसेट में डिक्रीज आ रहा है, ये देखो 133.1। अब लीज लायबिलिटी का डिक्रीज पता करते हैं, उसका तरीका बताएंगे आप क्या था, अगर माइंड ना करे तो। क्या बात है जी, क्या बात, वैसे जैसे मैंने सिखाया वैसे ही बताना है। और स्टेप 1 कहाँ से आ गया, यहाँ स्टेप थोड़ी फिट करने हैं। अच्छा जी, बैलेंस बताएं कितना लिखूं, कितना, देख लो तुम भी, देख लो तुम भी, नजर आ रहा है कि नहीं। 1 8 अब वो करेंगे मॉडिफाइड डेट पे ना, हम वो लेंगे कि कितना पे करना है और जो रिवाइज। ऐसे बताया था मैंने? नहीं, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था एग्जिस्टिंग लीज लायबिलिटी का बैलेंस लिखें। मैंने तो ऐसे पढ़ाया था जी, और आपने भी ऐसे ही पढ़ना है। फिर मैंने कहा था इस एग्जिस्टिंग लीज लायबिलिटी के फैक्टर्स लिखें, फैक्टर्स। इस एग्जिस्टिंग लायबिलिटी के फैक्टर्स क्या हैं बेटा, सुनिएगा जरा। बेटा यकम जनवरी 17 की तो पेमेंट हो गई, आप कितनी पेमेंट्स रहती हैं, 18 19 20 21, 4 पेमेंट्स रहती हैं। 4 पेमेंट्स की ये पीवी है 80 रुपए की, 4 पेमेंट्स, और एक किस रेट पे कैलकुलेट हुई हुई है, 9%। इसमें से क्या करें, मैंने कहा था वो फैक्टर चेंज कर दें जो डिक्रीज इन स्कोप बाय डिक्रीज इन लीज टर्म को रिप्रेजेंट करता है। बेटा याद कर लो, इन तीनों में से कौन सा फैक्टर होगा, ये फैक्ट, इसे चेंज कर दो, इसे कर दो 2 पेमेंट, 2 रह जाएंगे ना बेटा, 2 साल काम हो गया ना 4 में से। यकम जनवरी कौन सी वाली, 17 वाली तो पे हो चुकी है, तो क्या करूंगा, 80 रुपए इंटू 1 माइनस 1.09 की पावर माइनस 2.073। एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है, ऐसे लिखूंगा जैसे सिखाया था, एग्जिस्टिंग बैलेंस डबल एल लीज लायबिलिटी का, वो कितना है 259.18। रिड्यूस्ड बैलेंस लीज लायबिलिटी कितना है बेटा, ये रिड्यूस्ड है जो आपको मैंने सिखाया कैलकुलेट करना, ये 140.73। और बेटा इससे आपको ये वही फार्मूला सेम, क्या पता चल जाएगा, और रिडक्शन 1145। हम तो ऐसे पढ़ाएंगे जी। जी इधर का ध्यान भाई, 118.45। हमें गेन लॉस से निकालना हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है बेटा। ये देखें स्टेप नंबर 1.1 डिक्रीज इन स्कोप डन, क्या आ जाएगा, बैलेंस 199.63 140.73। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे स्टेप नंबर 2। अब लीज लायबिलिटी को रिकम्प्यूट करेंगे यूजिंग द अमेंडेड डाटा, यूजिंग द नया रेट। ऐसे चलना है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, खैर गारंटी तो नहीं कहना चाहिए, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ बेटा, आप ये रूल्स मेरे साथ फॉलो करें, इन रूल्स को सवालों पे फिट करें, कॉपी पेस्ट करें। बस शर्त यह है कि विद द ट्रू स्पिरिट। पहला काम है इनको अच्छी तरह से याद करना, अच्छी तरह से समझना, पढ़ना बार बार, उसके बाद सवाल पे जाना, सवाल लाजमी सॉल्व होगा। गलतियां होंगी शुरू में, गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, जब जितनी ज़्यादा रवीन हो जाएगी फिर गलतियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, कम होना शुरू हो जाएंगी। आ जाए जी,
इधर रिकम्प्यूट लीज लाइबिलिटी, इसमें बेटा क्या करेंगे, बस अमेंडेड डेटा बेटा यही है ना, मॉडिफाइड डेटा यही है 80 रुपये और 2 पेमेंट, ये रहेगी ना अमेंडेड डेटा, लेकिन नया रेट 1 माइनस 1.0 कितना है, 10 है, रेट क्या है 10 है, -2 150.20 0.84। अब बेटा देखो ये बैलेंस आ चुका था ना अभी, ये देखो क्या कहा था मैंने आपको, स्टेप नंबर 2.1 लीज लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज की जब एंट्री करनी है तो उसका मुकाबला स्टेप नंबर 1.1 के बैलेंस के बाद करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 जनवरी 17, मैं लिखूंगा लीज लायबिलिटी रीमेजर, और क्या लिख दूंगा ब्रैकेट में लिख देता हूँ 140.73 माइनस 138.84, लीज लायबिलिटी कम हो रही है ना 1.89, तो दोनों कम हो जाएंगे। ये ले जी, ये सारी मॉडिफिकेशन इज डन। अब बस सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग करनी है, कितनी जी 74, ये लें जी। जी अब आगे बढ़ते हैं। आगे तो आप स्केड्यूल ना भी बनाएं तो चलेगा, क्यों बोला। अब क्या करना है, 2 काम करने हैं। मैं यहाँ बस लिख रहा हूँ 2017, पैसे लिख देता हूँ 31 दिसंबर। बेटा क्या करना है, एक डेप्शन चार्ज करनी है और एक इंटरेस्ट करना है। मैं स्केड्यूल नहीं बेटा बना रहा, डेप्शन स्लैश फाइनेंस कॉस्ट। बेटा इसकी वर्किंग मैं इधर कर रहा हूँ 197.74 डिवाइडेड बाय, बेटा कब तक जाना है, 21 तक जाना है ना, नहीं टोटल लाइफ कितनी थी, 3 साल रहेंगे ना बस, चूँकि नहीं 20 तक जाना है, 20 तक जाना है। फर्ज पेमेंट कब तक होनी देखो, हाँ आप चेंज हो गया, 1 मिनट, टोटल था 7, 15, 16, 5 रह गए और अब 3 पे करेंगे, ठीक है 65.91। लीज लायबिलिटी का आंसर बता दो, इधर लिख दो, ध्यान पे इधर कीजिएगा जरा। अब बेटा क्या रेट आएगा, मैं बेटा स्केड्यूल नहीं बना रहा, जोर तो नहीं है, क्या आएगा, कितने परसेंट, 10% आएगा बेटा, नया रेट आएगा ना 13.88। चले जी, तो बेटा ये हमारा सवाल ख़त्म हो गया। यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 17 ईयर एंड जी 131.83 ये है 152.72। क्या करेंगे,
क्वेश्चन इज डन जी। जी बेटा, अब आपका सवाल था, पूछें ज़रा, बस जल्दी वाला पूछिएगा, सही और जल्दी। अगर हम इसको पेमेंट मतलब बाद में और बुक में सॉल्व हुआ हुआ है, और वो पहले फिर वैसे ही होगा नहीं वो आंसर फर्क आएंगे। 80 प्लस करके होगा ना, ठीक है। मैं इस पर कमेंट ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, लेकिन आपको आंसर दूंगा, पूरा आंसर दूंगा, लेकिन वो मेरे तरफ सुन लो ज़रा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बेटा, कैलकुलेशन फ़र्क होगी बेटा। अगर आप पेमेंट, जैसे मैं रीअसेसमेंट का जवाब आपको देता हूँ, रीअसेसमेंट में क्या होगा बेटा, अगर आप पेमेंट अभी पे नहीं करोगे और पहले रीअसेसमेंट करोगे तो पीवी निकालते हुए वो पेमेंट ऐड होगी ना, पीवी निकालने में अभी पे करनी है तो 80 प्लस हो जाएगी, एक वो एडवांस में होगी। लेकिन बेटा मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपके आंसर सेम आएंगे। किसका आंसर? रीअसेसमेंट का आंसर सेम आएगा, चेक कर लेना, बुक में भी हुआ हुआ है। लीज मॉडिफिकेशन का आंसर सेम आएगा, ठीक है, आंसर सेम आएगा। क्योंकि जब आप ये काम करोगे तो आपकी पीवी भी चेंज हो रही है उतने से ही, और उतने से आपका एग्जिस्टिंग बैलेंस भी चेंज हो रहा होगा लीज लायबिलिटी का, तो वो आंसर सही मिलेगा। बस ये जो मैंने बोला है करके देख लेना, बुक में हुआ होगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 33, समर 24 जी। भाई अटेम्प्ट वाले भाई, समर 24। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 का पॉइंट नंबर 1, समर 24 का सवाल है और नाम है जी एफएल के नाम से है जी। मैं इसका पॉइंट नंबर 1 करूंगा। पॉइंट 1 नहीं, पॉइंट 2, 1 नहीं, 1 तो कौन सा है जी, पॉइंट 2 है जी, पॉइंट 2 करना है जी। समर 24 क्वेश्चन 33 जरा पढ़ लें जी। जल्दी से पढ़ेगा बेटा, जल्दी हो जाएगा सवाल। हमारे पास फॉर्क लिमिटेड है, 30 जून 25 की उसकी फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है, टोटल एसेट आ रहे हैं, टोटल लायबिलिटी आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन of forecasted financial statement, it was noted that FL is going to undertake a new project during the year end 25 whose effects have not been incorporated। बड़ी आसान सी बात है, जो नीचे लिखा हुआ ना वो भी ऊपर शामिल, उसके इफेक्ट शामिल नहीं है। Relevant details are as follow: project would require an initial investment of 100 million for new plant and machinery in July 24। जो आपका फोरकास्टेड ईयर है, साल के पहले दिन ही आपको क्या चाहिए, 100 मिलियन चाहिए, आपने प्लांट मशीनरी खरीदना है, जिंदगी होगी 8 साल। रेवेन्यू कितने होंगे? 76 मिलियन। इस प्लांट की वजह से शायद वो बता रहा है, इस प्लांट की वजह से रेवेन्यू 76 मिलियन होगा, और जिसमें से 13 मिलियन वुड बी रिसीव्ड आफ्टर 23 जून। मतलब 76 में से 63 रुपये मिल जाएंगे और 13 रुपये क्या होंगे, सिंपल रिसीवेबल। खर्चे कितने होंगे? 47 रुपये, जिसमें से 41 पे हो जाएंगे, बाकी 6 बाद में होंगे। नोट करने वाली बात यह है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में बेटा डेप्शन भी शामिल होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में डेप्शन भी शामिल होती है, लेकिन सवाल का डाटा ही ऐसा लग रहा है जिससे समझ ही आ रहा है कि इसमें डेप्शन शामिल नहीं है। कैसे बेटा? 100 रुपये को 8 पे डिवाइड करो तो 12.5 रुपये आता है। बेटा अगर डेप्रिसिएशन इस 47 रुपये में शामिल होती तो बेटा डेप्शन तो पे नहीं होती ना, तो वो ये थोड़ी कहता कि 47 में से 41 पे हो गए हैं, 6 रह गए हैं, इसका मतलब इसमें डेप्शन शामिल नहीं है। एफएल क्या कर रहा है? पॉइंट नंबर 1 इग्नोर, 2 पढ़ना है आपने। एफएल कह रहा है कि मैं मुझे 100 रुपये का ये प्लांट मशीनरी खरीदना है। वो कहता है मैं कैसे खरीदूंगा? वो कहता है मैं सेल कर दूंगा अपनी बिल्डिंग टू टोंग लिमिटेड फॉर 100, और इमीडिएटली क्या करूंगा एट द सेम टाइम वो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा फॉर राइट टू यूज द बिल्डिंग फॉर 10 ईयर्स। वो कहेगा मैं क्या करूंगा, बिल्डिंग सेल कर दूंगा, ऑब्वियसली कितने की सेल करूंगा, 100 मिलियन की। बिल्डिंग आ रही है उसे लीज पे ले लूंगा, और वो जो 100 मिलियन आएंगे ना उससे क्या खरीदूंगा, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, समझ गए? पैसे अरेंज मोड ऑफ फाइनेंस है ना।
बिल्डिंग की रिमेनिंग लाइफ है जी 20 साल। एट द सेम टाइम बिल्डिंग 10 साल, 13 रुपये एरिया, 3 जून। फेयर वैल्यू बिल्डिंग की कितनी है जी? 150 रुपये। कितने की सेल करेंगे? 100। बेटा कौन सा केस बनेगा ये? प्री पेमेंट वाला। सेल प्राइस कम है, फेयर वैल्यू ज़्यादा है, प्री पेमेंट वाला केस बनेगा। इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द लीज कितना है जी? 15%। और सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट एज सेल। चलें जी, तो क्या बनेगा जी? क्या बनेगा? कौन सा सवाल है ये? इधर देखो, सेलर लेसी, जल्दी से, सेलर लेसी ट्रांसफर इज सेल। और कौन सा केस है? केस नंबर 3, प्री पेमेंट वाला केस है ना। फेयर वैल्यू 150 है ना। रिक्वायरमेंट क्या पता? रिक्वायरमेंट देखें, डिटर्मिन द रिवाइज अमाउंट ऑफ टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी एंड नेट प्रॉफिट इन ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट सिचुएशन। रिक्वायरमेंट नंबर ए में मैंने क्या लिखा हुआ है? एडिड इन द रेलिवेंट चैप्टर। ये रेलिवेंट चैप्टर में ऐड की हुई है, इधर नहीं सॉल्व करनी है आपने। बी क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस थ्रू सेल एंड लीज बैक। करें? नहीं करें? नहीं करता जी अब्दुल्ला भाई? नहीं, आज फिर मूड नहीं, आज फिर मूड नहीं। कॉफी पी लिया करो। नहीं, क्या आज काम ज्यादा किया, नींद पूरी नहीं हुई? दोनों वाली सिचुएशन खराब है भाई। जी क्या क्या बैलेंस है जी बताइएगा। एसेट्स, दूसरा क्या है जी? लायबिलिटीज, तीसरा क्या है जी? प्रॉफिट। प्रॉफिट। बेटा गिवन वैल्यू कितनी है? 410, 140। ध्यान से पढ़िएगा सवाल। बेटा आसान काम क्या है जी? सबसे पहले बेटा कितना रेवेन्यू आएगा? कितना रेवेन्यू? इधर छोड़ दो, इधर मेरे साथ पहले सॉल्व करो। कितना रेवेन्यू? बेटा इधर तो 76 ही आएगा ना। और एसेट में कितना आएगा? क्या बात है आपकी। और कैश का कोई हिसाब नहीं रखती आप? कैश नहीं कुछ हमारा एसेट। दुनिया कैश के पीछे मार रही है और आप कैश को घास नहीं डाल रहे। क्यों रेहान भाई? बेटा 76 रुपये का बेटा, इसमें ये दोनों इकट्ठे ही आएंगे। 63 जमा 13। 63 भी कैश एसेट है और 13 रिसीवेबल भी एसेट है। आगे बढ़े। एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बेटा इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है। कितना? 47। 47 से ये 41 से ये बेटा कम होगा ना, देखो। और 6 से पेएबल बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़े, बाकी बेटा वर्किंग करनी पड़ेगी। जी बेटा प्लीज समझिएगा, प्लीज केयरफुली। बेटा पहले क्या होगा? सेल एंड लीज बैक। भाई
पहले क्या होगा, सेल एंड लीज बैक, और फिर क्या होगा, प्लांट खरीदेंगे। बेटा समझना जरा, बेटा दो काम है, तभी इसका एक नंबर ज्यादा है। पहले करें सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक होना है बिल्डिंग का, सेल एंड लीज बैक होना है बिल्डिंग का जी। चले आगे, कितना भला, एंट्री बना दूं, बैंक कितना 100, बिल्डिंग कितने से 120 नेट बुक वैल्यू है। लीज लायबिलिटी कितने थे बताओ जरा, कितना बोल दो, लिख देता हूं। अमाउंट कितने साल, 10 साल 15%, 65.24। प्रीपेमेंट की अमाउंट कितनी बनती है, प्रीपेमेंट की अमाउंट बनती है 150 माइनस 150। ROUA की वैल्यू कैसे आएगी, 65.24 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग वैल्यू ओवर फेयर वैल्यू 92.11। बड़ा टेक्निकल सवाल है ये, इसको इजी नहीं लेना, रिस्पेक्ट देनी है इसे। अभी देखना है गलती आप लोगों से हो जाएगी अगर आप गौर नहीं करोगे तो। क्या 9 गेन के लॉस, गेन कर रहा है कैलकुलेट, गेन आ रहा है कितना 6.95। चले जी। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसी दिन एक और काम होगा, क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 100 और बैंक क्रेडिट, जो पैसे आए थे वो गए। अब बेटा इसको तो पहले काउंट फॉर करें ना, देखें जरा। पहली बात बेटा बैंक लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों भला, बेटा पैसे आए और फिर ये पैसे चले गए। इधर लिखें, यहां मैं लिखने लगा हूं सेल एंड लीज बैक के नाम से लिखने लगा हूं। बेटा क्या क्या लिखूंगा देखना जरा, बेटा बैंक नहीं लिखना मैंने। एसेट कितने का आया 92.19, एक 120 से ये इसके नीचे आ जाएगा, एक एसेट चला गया। बेटा ये टिक ये भी हो गया, ये भी हो गया। लीज लायबिलिटी कितने की आ गई 65.24 और गेन कितने का आ गया 6.95। ये ले, प्लांट एंड मशीनरी बाय कितने से 100। बेटा बैंक में लिखा ही नहीं है, आपने लिखा तो लिख दो, एक दफा 100 ऐड कर दो, एक दफा लेस कर दो, करना है तो। चलो जी आगे बढ़े, एक गलती होनी है आपसे, मैं चाहता हूं ना हो। आगे बढ़े जी, आगे बेटा क्या होगा, डेप्शन कर दूं चार्ज इधर ही, डेप्रिसिएशन ROUA की होगी ना बेटा, पहले कितनी हुई ROUA की 92.19 डिवाइडेड बाय 10। बेटा एसेट की वैल्यू 9.22 से कम हो जाएगी और 9.22 से क्या हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़े, उसके बाद क्या होगी
डेप्रिसिएशन होगी, वो प्लांट मशीनरी है ना, प्लांट एंड मशीनरी, उसकी कितनी होगी? 100 डिवाइडेड बाय 8 था, देखो रेजल्ट तो नहीं आ रही उसकी। चलो कितनी? 12.5। इंस्टॉलमेंट साल के एंड पे पे होगी। बना लो स्केड्यूल, अगर कहते हैं तो, कहते हैं तो छोटा सा बना लेता हूँ। डेट क्या होगी? 30 जून 25। BF कितना होगा? 65.24। इंटरेस्ट कितना होगा? 15%। 9.79 जी। पेमेंट कितनी? 13। अभी तो स्केड्यूल बना रहा हूँ। कैरी फॉरवर्ड A + B - C। 62.0। चलो इधर आ जाओ बेटा। आपको पता है इंटरेस्ट से क्या होता है? एक एक्सपेंस बढ़ता है, दूसरा लायबिलिटी बढ़ती है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखने लगा हूँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज लायबिलिटी कितना होगा? यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ेगी और यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट जब पे होगी तो क्या होगा? 13 रुपये से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और 13 रुपये से लीज लायबिलिटी कम हो जाएगी। और कुछ? चलिए मौका देता हूँ एक आपको, कुछ और भी करना है। मेरे ख्याल से सिर्फ ये एक वाहिद पॉइंट है, अगर आपको सारा अच्छी तरह से आता है तो ये तो काम आप सारा ठीक करेंगे, लेकिन ये वाहिद पॉइंट है जिसमें आपसे गलती हो सकती है। नहीं बताना? किससे ताल्लुक नहीं? नहीं। अच्छा जी, उसने सवाल में लिखा हुआ है कि जो नीचे 2 ट्रांजैक्शंस मैंने बताई हैं, इनके अलावा सब कुछ मैंने किया हुआ है। ये लिखा हुआ है ना, अगले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त इन 2 ट्रांजैक्शन के अलावा मैंने सब कुछ किया हुआ है। बेटा उसने सब कुछ किया हुआ है ना अगर, तो बेटा जो बिल्डिंग आपके पास आ रही है, उसने क्या इस बिल्डिंग को किताबों से निकाला होगा? आपने नहीं निकाला होगा। उसने इस बिल्डिंग को पूरा साल डेप्रिशिएट किया होगा। आप क्या कर रहे हैं? एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है। उस प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने के लिए आप अपनी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का सेल एंड लीज बैक कर रहे हैं ताकि आपके पास पैसे आ जाएं। बेटा वो कहता है इस सेल एंड लीज बैक की ट्रांजैक्शन को मैंने अपने पास अकाउंट फॉर नहीं किया। बेटा नहीं किया ना अगर, तो इसका मतलब है बिल्डिंग को किताबों से निकाला नहीं। अगर बिल्डिंग को भी किताबों से नहीं निकाला और इस प्लांट को भी रिकॉर्ड ही नहीं किया। हमने प्लांट को रिकॉर्ड किया, डेप्शन चार्ज कर दी, बिल्डिंग को किताबों से निकाल दिया और डेप्शन बिल्डिंग पे चार्ज नहीं की मैंने, ROU पे। लेकिन अगर उसने तो बिल्डिंग एग्जिस्टिंग उसकी किताबों में आ रही थी, इसका मतलब अंडरस्टूड है जब उसने ये वाला काम नहीं किया तो उसने बिल्डिंग को किताबों से नहीं निकाला
साल के पहले दिन, कि साल के पहले दिन काम हुआ है, जब उसने किताबों से काम होगा साल के पहले दिन, क्योंकि फोरकास्टेड है। उसने बिल्डिंग को किताबों से नहीं निकाला, उसने बिल्डिंग की डेप्थ चार्ज की हुई है, बस उस चार्ज की हुई डेप्थ को रिवर्स करना है। बिल्डिंग को तो हमने निकाल दिया है। डेप्रिसिएशन रिवर्सल बिल्डिंग, साल के शुरू में बिल्डिंग की नेट बुक वैल्यू 120 थी, जबकि जिस दिन की नेट बुक वैल्यू डिवाइड बाय उस दिन की रिमेनिंग लाइफ 20। रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 6 रुपये से एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और 6 रुपये से प्रॉफिट बढ़ेगा। आंसर खत्म। टोटल प्लीज। Only 8.47. टू 113.03, 75.47। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट है जी। क्वेश्चन 34, KL के नाम से है जी। विंटर 24, विंटर 24, विंटर रुक जाओ एक सेकेंड, रुक जाओ। विंटर 24 और इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर है 2। जी क्वेश्चन 34, KL विंटर 24.2। बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको बुक में नज़र नहीं आएगा, ये वो एक PDF की फाइल आपके ग्रुप में भेज दी हुई है, उसको ओपन कर लें, ठीक है। क्वेश्चन 34, कोई भी नया सवाल अगर होगा जो आपको बुक में नहीं नज़र आएगा बेटा, मैं उसका नंबर बोल रहा हूँ, तो वो फाइल में आपके पास होगा, ठीक है। सीक्वेंस बेटा वही रहेगा। सीक्वेंस वही रहने का मतलब क्या है, जब इस बुक का अगला एडिशन आएगा तो ये सवाल इसी नंबर के साथ उस बुक में शामिल हो जाएगा नए एडिशन में, ठीक है। पढ़े जी, अटेम्प्ट देख रहे हैं ना साथ साथ आप, जल्दी से जी। बस ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम 15 मिनट में सॉल्व हो जाएगा जी। क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स हैं। KL कंपनी है, इसकी ये 2 ट्रांजैक्शन है। पॉइंट नंबर 2, 2023 और 22 के बेटा बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, और सवाल में लिखा हुआ है कि नोट्स नहीं बनाने
और करंट नॉन करंट आइटम्स की बाइफरकेशन भी नहीं करनी। ठीक है बेटा, नहीं करनी, इकट्ठे बताने हैं। मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूंगा, सिर्फ इसका पॉइंट नंबर 2। यकम जनवरी 2022, हमने 22-23 के बनाने हैं। 22 के पहले दिन दिसंबर ईयर एंड है। केएल ने एक्वायर किया वेयर हाउस एंड अ लॉजिस्टिक फैसिलिटी फॉर अ लीज पीरियड ऑफ 10 years with installment payable in Arial. The details are as follow. The first installment is 42. The subsequent installment are subject to decrease in line with CPI, which is projected to increase by 5%. KL इंक्रीमेंटल बोरिंग 13% है। KL ने क्या किया बेटा, इस सवाल में 2 रीअसेसमेंट चेंज होंगी, लेकिन पता है आसानी क्या है, दोनों रीअसेसमेंट सेम केस में फॉल करती हैं, केस नंबर बी में। सीपीआई भी केस बी में आता है और अमाउंट एक्सपेक्टेड टू पेबल भी केस नंबर बी में आता है। वो कहता है उसने रेजिडुअल वैल्यू गारंटी थी 180 मिलियन की ऑन कमेंसमेंट डेट। नन ऑफ दिस अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेबल बाय केएल। आपको पता है ना, मैंने पढ़ाया हुआ डिटेल में कि लेसी में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू पेबल होती है। वो कहते हैं अमाउंट एक्सपेक्टेड टू पेबल क्या है, 0। तो अभी इसका अंदाजा क्या है कि अमाउंट एक्सपेक्टेड टू पेबल क्या है, 0, और सीपीआई भी है। यकम जनवरी 22 को केएल को रिसीव हुई वन टाइम पेमेंट किस चीज की, फ्रॉम लेसर एज रीइंबर्समेंट ऑफ ए रीलोकेशन कॉस्ट। रीइंबर्समेंट बताइए। फर्दर केएल ने 3 रुपए खर्चे लीगल फी के और 8 रुपए खर्चे रीडिजाइनिंग द वेयर हाउस। बेटा आईएफआरएस की एग्जांपल भी लिखी हुई है, जो मैंने बुक एग्जांपल आपको बताई हुई उसमें भी एक एग्जांपल है जहां पे लिखा हुआ है रीडिजाइनिंग के बाद बेटा आईडीसी है ये। तो 3 रुपए भी आईडीसी है, 8 रुपए भी आईडीसी है, ये सेट में ऐड हो जाएगी। रीइंबर्समेंट की बेटा 2 चॉइस मैंने बताई थी आपको, एक चॉइस 1, एक चॉइस 2। बेटा आसानी के लिए मैं चॉइस 2 फॉलो करूंगा। चॉइस 2 क्या थी कि आपने उसको पीवी निकालते हुए जस्ट नहीं करना, लेसी की बात कर रहा हूं कि क्या करना है, आरओयू में से क्या कर देना है, माइनस कर देना। याद है बैंक डेबिट आरओयू क्रेडिट, तो मैं ये वाला ट्रीटमेंट फॉलो करूंगा। 31 नंबर 23, बेटा उसने डेट ही लिख दी है, उसने डेट लिख दी है, कोई मसला नहीं है, डेट लिख दी है उसने। वो कहता है इंस्टॉलमेंट 45 रुपए की पे हुई, adjusted for a change in the CPI which is now projected to increase by annually 4%। वो कहता है 45 रुपए पे कर दिए और CPI चेंज हो गया है। चलें बेटा, इस सवाल में आपको बताओ, मुझे तो पढ़ के ये लग रहा है कि डेट लिखी हुई है। बेटा अगर डेट लिखी हो तो रीअसेसमेंट उसी डेट पे होगी, ये लिखवाया था ना मैंने, 31 दिसंबर में रीअसेसमेंट होगी। अगला सवाल क्या था, अगर डेट लिखी हो और उस दिन पेमेंट भी हो तो पहले क्या करेंगे, पेमेंट, फिर क्या करेंगे बेटा, ये आपको डीएमएल वाले सवाल में, डीएमएल वाला सवाल था ना, डाटसन मोटर वाला लिखवाया, तो उसमें 3 बातें। चलें बेटा, एक सीपीआई भी चेंज हो गया, दूसरा पता क्या चेंज हो गया है, केएल ने अब रीसेस किया है कि रेजिडुअल वैल्यू गारंटी को, और उसने अब अंदाजा लगाया है कि अब 100 रुपए क्या होंगे, एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल होंगे इंस्टेड ऑफ निल। पहले इसका अंदाजा क्या था बेटा, गारंटी रेजिडुअल चेंज नहीं हुई, गारंटी वही है, अंदाजा बदल गया। पहले उसका अंदाजा था कि मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, आप कितने देने पड़ेंगे, 100, और आज 31 नंबर में इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या है, कितना, 11%। बताओ कोई मुश्किल मसला है सवाल में कोई? अब्दुल्ला भाई तो कोई जवाब नहीं देना मुझे आज आपने, अब्दुल्ला भाई कितने हालात खराब है। चलें जी, जल्दी से सवाल बनाना जी मुझे। अब सवाल पढ़ने के बाद 12 मिनट। बेटा इसमें आसानी पता है क्या है बेटा, एक ही दफा बस रीअसेसमेंट होनी है बस, और वो भी कब, 31 दिसंबर 2023 में बस। आसानी के लिए चूंकि एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, तो जो मैंने बैडमिंटन वाला सवाल कराया था आपको एक आध लेक्चर पहले, उसी तरह मैं स्केड्यूल बनाऊंगा, और बेटा मैं वो भी बनाऊंगा, लेजर भी बना लूंगा। ये देखो, ROUA / लीज लायबिलिटी, यकम जनवरी 22। यहां क्या आ जाएंगे, एक्सट्रैक्ट SOCI 2023-2022, फिर क्या आ जाएंगे, एक्सट्रैक्ट SOFP
2023 2022। बेटा इसमें मैं इकट्ठा इकट्ठा बताऊंगा सारा, कोई हमने ब्रेकअप नहीं बनाना करंट नॉन करंट का। एसेट्स और क्या आ जाएंगे, लायबिलिटीज। दस साल तक यही कर रहे हैं। मैंने दो तरीके बताए थे, मैंने दो तरीके बताए थे, मैंने दो तरीके बताए थे, और मैंने कहा था इसमें से आसान वाला फॉलो करना है। जी, दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन हम आसान फॉलो करेंगे। मैंने आई कैप के साथ अपनी कम्युनिकेशन का रेफरेंस भी दिया था, उन्होंने कहा दोनों ठीक हैं लेकिन आप आसान फॉलो करें। हम भी आसान फॉलो करेंगे। करेक्टली बताया था, दोनों अवेलेबल है, याद है कि नहीं? याद आ रहा है। शुक्र। इधर करें जी, 1 जनवरी क्या नाम था जी? 22। ROUA एंड लीज लाइबिलिटी। बेटा याद है ना आपको, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेक्टेड पेमेंट्स यूज करके पीवी निकाल सकते हैं, और एक्चुअल जो भी की पेमेंट है बस वही भी यूज कर सकते हैं। याद है ना? तो अभी की कितनी पेमेंट है? ये लो जी, एरियर में है। मैं भी पता कर रहा हूँ। पीवी ऑफ LPS। रियान भाई इस शीट से उधर नजर नहीं आना चाहिए। 1 माइनस कितना? पावर माइनस 10 बस, और ये देखो जमा 0, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल 227.9। ROUA PV of LPS 227.90। बेटा माइनस, पहले प्लस कर दो IDC 3 प्लस 3 + 8 माइनस लीज इंसेंटिव। बेटा लीज इंसेंटिव रिसीव्ड का मैं ऑप्शन नंबर 2 फॉलो कर रहा हूँ, उसमें ये डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर देते हैं। कितना? 5 तो ये सवाल जो है ना डाटसन वाले सवाल से बहुत आसान है। दो रीअसेसमेंट है, दोनों सेम केस की है, केस बी। आगे बढ़े जिधर आ जाए अब। बेटा पेमेंट भी होगी ना, एरियर है ना, वो एरियर तो और आसान हो गया। 2022 31 दिसंबर, ये देखो ऐसे लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन / फाइनेंस कॉस्ट, और अलहदा से क्या लिख देता हूँ, पेमेंट। ये लो, फिर क्या आ जाएगा, 31 दिसंबर 22 ईयर एंड। कितनी डिप्रिसिएशन? 10 ही बनेगी ना। 23.2 यूजफुल लाइफ तो लिखी हुई यूजफुल लाइफ नहीं 23.39, बट ठीक है 29.63 23.39 देख लो, ठीक है। 10 में डिवाइड हाँ ठीक है। और इधर क्या आएगा, लेजर वो सॉरी स्केड्यूल। कितने परसेंट है? कितने? इकतीस दिसंबर 22 जी,
29 पॉइंट जी बेटा 215.5. 29.63 वहाँ से आ गया, पेमेंट वहाँ से आ गई और 215.33 आ गया, 210.51 आ गया। जी इधर आ जाए। ROUA 210.51 लीज लायबिलिटी विंटर 24 ये टाइम कितनी 215.33। इधर क्या आएगा डेप्रिसिएशन ROUA इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस लीज लायबिलिटी। आगे चलें जी। अगले साल के भी जो होना है एंड पे होना है जो होना है ये लें जी। 31 दिसंबर 23 215.53 और यहाँ लिखा हुआ है 45 पे होगा ना 198.55. डबल। चलें जी इधर आ जाए। 2022-23 दिसंबर 31 पता है इस दिन क्या क्या होगा डेप्रिसिएशन स्लैश फाइनेंस कॉस्ट। बेटा डेप्शन तो उतनी आएगी 23.39 सेम ही रहेगी ना। ये कितना आएगा 28.002 और पेमेंट क्या हो जाएगी 45 माइनस हो जाएगी जी। 31 दिसंबर 23 बैलेंस लिखूंगा अभी जी 187.12 198.55। आप करेंगे रीअसेसमेंट यूजिंग द एग्जिस्टिंग रेट यूजिंग द reassessed lease terms। बेटा स्केड्यूल वगैरह मैंने कोई चेंज नहीं करना, जरूरत ही नहीं है मेरी रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि मैंने कौन सा करंट नॉन करंट बनाना है। मैं क्या करूंगा डायरेक्ट रीअसेसमेंट लीज लायबिलिटी केस नंबर 2 केस नंबर बी क्या होता है स्टेप नंबर 1 बैलेंस पता कर लिए, स्टेप नंबर 2 रिकम्प्यूट करेंगे बस रिकम्प्यूट लीज लायबिलिटी। जी आप देखो क्या बनेगा अब बेटा 45 रुपये होगी है इंस्टॉलमेंट और कितने परसेंट एक्सपेक्टेड इंक्रीज होगा बेटा आपकी मर्जी है, आप एक्सपेक्टेड पे भी कर सकते हैं और सिर्फ 45 पे भी कर सकते हैं। तो 45 पे करो, मैं याद है ना एक्चुअल पे करना है। कितने बनेंगे 8 साल रह गए बाकी 1 माइनस 1.13 बेटा ये देखो ये जमा क्या होगा भला कितनी बेटा जैसे
बीपीओ, जीआरवी, सुन लीजिएगा, बीपीओ बेसिक बातें हैं, बीपीओ, जीआरवी, यूजीआरवी, अमाउंट एक्सपेक्टेड पेबल, पीवी निकालते हुए लीज टर्म का आखिरी दिन लेते हैं। आज 4 साल बाद बनेंगे ना जी। 3.56 रीकम्प्यूटेड है, एग्जिस्टिंग क्या है, 198.11 कितने से इंक्रीज हो रहा है, 5.01 दोनों को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे चाहे लिख दें रीअसेसमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, या ब्रैकेट में चाहे लिख दें लीज लाइबिलिटी रीमेजर, कितना जी 55 पॉइंट, दोनों बढ़ जाएंगे ना, इंक्रीज है ना, ये ना जी सवाल ख़त्म जी। 242 पॉइंट, इधर 253.5, 253.56, 242.13, 23.39 और 28.02। ठीक है जी, ये लेक्चर क्लोज करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।